हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम डिस्कस कर रहे थे, आज कंप्लीट कर देंगे बेटा। ये लास्ट वीडियो है यूनिट 4 केमिकल काइनेटिक्स। यूनिट 4 दैट इज केमिकल काइनेटिक्स। देखिए बेटा, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था मेथड्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ रेट कांस्टेंट, रेट लॉ एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आज के टॉपिक में सबसे पहले टॉपिक डिस्कस करते हैं बेटा हम सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सूडो का मतलब क्या होता है बेटा? फॉल्स। तो जो रिएक्शंस एक्चुअली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस नहीं है, but under certain conditions, experimental conditions, they behave like a first order. तो pseudo first order reactions क्या है? The reactions which are not first order reactions, which are not first order reactions, actually नहीं है, but behave like first order reactions experimentally, but behaves like first order reactions experimentally or under certain conditions। तो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस क्या हैं? जो एक्चुअली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस नहीं है, बट कुछ कंडीशंस में क्या बिहेव करती हैं एज ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। तो ऐसी रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं बेटा? सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जैसे हमने एग्जांपल लिया इथाइल एसीटेट CH3COO नेगेटिव C2H5 पॉजिटिव। इसका बेटा हाइड्रोलिसिस किया, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। इसका किया बेटा एसिडिक हाइड्रोलिसिस, किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CH3COO नेगेटिव एंड H पॉजिटिव एंड C2H5 पॉजिटिव OH नेगेटिव के साथ क्या जुड़ जाएगा? इथाइल अल्कोहल। तो ये एग्जाम्पल है बेटा हमारा किसका? दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। द रिएक्शंस व्हिच आर नॉट एक्चुअली फर्स्ट ऑर्डर बट अंडर सर्टेन कंडीशंस दे बिहेव लाइक ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। इसका नाम क्या है बेटा? दिस इज इथाइल एसीटेट। दिस इज व्हाट? दिस इज इथाइल एसीटेट। इसको आप 10th से कई बार पढ़ चुके हैं। दिस इज एसिटिक एसिड, कॉमन नेम इज एसिटिक एसिड एंड IUPAC नेम इज इथेनोइक एसिड एंड दिस इज कॉमन नेम इज इथाइल अल्कोहल एंड IUPAC नेम इज इथेनॉल। तो आप इथाइल अल्कोहल भी कह सकते हैं इसको और इथेनॉल भी कह सकते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेटा। एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन स्टेटमेंट लिख देते हैं। ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज found to have rate constant के कितनी दे रखी है वैल्यू? 5.554 इंटू 10⁻⁻14 सेकेंड इनवर्स। कैलकुलेट दी हाफ लाइफ पीरियड ऑफ दी रिएक्शन। आपको क्या निकालना है बेटा? रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड। यू हैव टू फाइंड आउट हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द रिएक्शन। फॉर्मूला क्या है बेटा? टी हाफ निकालने का फर्स्ट ऑर्डर के लिए अगर 0 ऑर्डर होता तो फॉर्मूला क्या होता? A0/2K। टी हाफ इज इक्वल टू A0/2K। बट फर्स्ट ऑर्डर में फॉर्मूला क्या है? टी हाफ इज इक्वल टू 0.693/K। K की वैल्यू कितनी है? 5.54 इंटू 10⁻⁻14। 5.54 इंटू 10⁻⁻14। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं बेटा? रेट कांस्टेंट की वैल्यू। ओके, निकाल देंगे बेटा, सॉल्व कर देंगे। ये K की वैल्यू किस में है? सेकंड इनवर्स में।
ऊपर जाके ये सेकंड इनवर्स किस में हो जाएगा, पॉजिटिव में। तो सोल्व करके ये डाटा आ जाएगा बेटा 1.26 इंटू 10⁻13 सेकेंड। सोल्व करके आंसर कितना आ जाएगा 1.26 इंटू 10⁻13 सेकेंड्स। उसके बाद दूसरा न्यूमेरिकल देखिए बेटा, क्योंकि हम फर्स्ट ऑर्डर ही डिस्कस करके आ रहे हैं। ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज a first order reaction is completed in is a first order reaction is 40% completed in 50 minutes in 50 minutes। आपको क्या निकालना है, कैलकुलेट रेट कांस्टेंट के ऑफ द रिएक्शन। हाँ जी देखिए बेटा, फर्स्ट ऑर्डर के लिए डेरिवेशन का रिजल्ट क्या था, देखिए k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉगरिथम ऑफ a बाय a माइनस एक्स। a क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन, और x क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिकम्पोज्ड आफ्टर टाइम t। अब देखिए बेटा x निकालते हैं, a तो a ही है, इनिशियल कंसंट्रेशन 1, x क्या है 40% हटाएंगे बाय 100 किसका, टोटल a का 0 से 0 कैंसिल हो गई। 4/10 को क्या लिख सकते हैं आप, 0.4 ऑफ a। 4/10 को क्या लिख सकते हो, 0.4 ऑफ a। अब पुट करवा दीजिए बेटा, k इज इक्वल टू किसके आ गया 2.303, टाइम कितना मिनट दे रखा है 50 मिनट्स। उसके बाद लॉगरिथम ऑफ a एज इट इज a बाय x निकाल लिया बेटा, कितना 0.4 ऑफ a। 1 में से 0.4 माइनस कीजिए, कितना आ गया 0.6 ऑफ a। तो k कितना आ गया 2.303 बाय 50 लॉगरिथम ऑफ a बाय 1 में से 0.4 माइनस किया बेटा 0.6 ऑफ a। a से a कैंसिल हो गया। उसके बाद सोल्व करवाइए आगे, 2.303 बाय 50, इसको क्या लिख सकते हो, लॉगरिथम ऑफ 10/6। इसको कैसे सोल्व कर देंगे, 2.303 बाय 50 लॉगरिथम ऑफ log 10 माइनस log 6, log 10 माइनस log 6। log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, log 6 की वैल्यू log टेबल से देके मल्टीप्लाई करके क्या कर सकते हैं, सोल्व। ओके, log 6 की वैल्यू बता देती हूँ बेटा आपको कितनी होती है, log 6 होता है बेटा हमारा 0.778। ओके, तो यहाँ से सोल्व करके आ जाएगा आपका 0.010216 मिनट इनवर्स। तो टाइम हमने सेकंड में कन्वर्ट नहीं किया है, टाइम हमने किस में रखा है बेटा, मिनट के अंदर ही। तो यहाँ से हम किसी भी रिएक्शन की रेट कांस्टेंट की वैल्यू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट। क्या कर सकते हैं बेटा, फाइंड आउट। ओके, सिंपली हमने क्या किया बेटा, सिंपली हमने सिर्फ यही किया है, k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉगरिथम ऑफ a बाय a माइनस एक्स। x निकालना है, कितना खर्च हुआ है 40% हुआ है बेटा टोटल a का, तो x आ गया 0.4 ऑफ a। सिर्फ ये सोल्व किया है 0.4 ऑफ a, दैट इज केमिस्ट्री पार्ट, रिमेनिंग इज द मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, रिमेनिंग इज मैथमेटिकल कैलकुलेशन। लॉगरिथम एंटी लॉगरिथम बेटा मैंने डेंसिटी के न्यूमेरिकल्स फर्स्ट यूनिट के जो वीडियोस हैं उनमें डेंसिटी के न्यूमेरिकल सोल्व करते हुए बहुत ही डिटेल में समझाया हुआ है कैसे लॉगरिथम और एंटी लॉगरिथम लेते हुए किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू को सॉल्व किया जाता है। ओके, उसके बाद देखिए बेटा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डीके, रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डीके और डिसइंटीग्रेशन, डीके और डिसइंटीग्रेशन। नेक्स्ट टॉपिक देखिए बेटा, रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डीके और डिसइंटीग्रेशन। इसमें देखिए बेटा हम दो तरह की रेडियो एक्टिविटी करते हैं।
फर्स्ट वन इज नेचुरल रेडियो एक्टिविटी एंड सेकेंड वन इज आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। दो तरह की रेडियो एक्टिविटी करते हैं बेटा, फर्स्ट वन इज नेचुरल रेडियो एक्टिविटी एंड सेकेंड वन इज आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। नेचुरल रेडियो एक्टिविटी समझाते हैं बेटा, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं, कौन कौन से सब्सटेंसेस, जैसे हमने लिया यूरेनियम या हमने लिया थोरियम, यूरेनियम लिया या थोरियम, वो अपने अंदर से स्पॉन्टेनियसली क्या एमिट करते रहते हैं, अल्फा बीटा या गामा रेडिएशंस। स्पॉन्टेनियसली अपने अंदर से अल्फा, लगातार अल्फा बीटा और गामा रेडिएशंस एमिट करते रहते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। द सब्सटेंसेस लाइक यूरेनियम और थोरियम emits alpha particles, beta particles और gamma radiation spontaneously. This process is known as natural radioactivity. उसके बाद दूसरा है बेटा artificial radioactivity। दूसरी डेफिनेशन है artificial radioactivity। कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं बेटा, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो अपने अंदर से, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो अपने अंदर से नेचुरली तो बेटा अल्फा बीटा और गामा रेडिएशंस नहीं एमिट करते, बट उन पे कुछ हाईली एनर्जेटिक प्रोटॉन या न्यूट्रॉन जैसे हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल जब बॉम्बार्ड करते हैं तब वो अपने अंदर से क्या निकालते हैं, अल्फा बीटा या गामा पार्टिकल्स, गामा रेडिएशंस एक्चुअली। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। तो डेफिनेशन क्या है, सम सब्सटेंसेस डू नॉट एमिट अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स और गामा रेडिएशंस spontaneously, but on bombardment with highly energetic particles like proton or neutron, they start emitting radioactive radiations. This process is known as artificial radioactivity. इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बेटा, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। उसके बाद ये आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी डिपेंड किस पे करती है, द नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय एनी रेडियो एक्टिव एलिमेंट। द नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, द नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव elements emitted by a substance is called, क्या कहते हैं इसको, रेडियो एक्टिव डीके, इज कॉल्ड रेडियो एक्टिव डीके। इसको हम क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव डीके। ओके, इसकी रेट किस पे डिपेंड करती है, कोई भी सब्सटेंस जो अपने अंदर से अल्फा बीटा और गामा पार्टिकल्स को एमिट कर रहा है, उसी को हम बेटा कुछ ना कुछ मास तो घट ही रहा है, मास घट रहा है, तो इसी चीज को हमने क्या कह दिया, रेडियो एक्टिव डीके। विच डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड करता है, विच डिपेंड्स अपॉन किस पे डिपेंड करता है, देखिए बेटा जो किस पे डिपेंड करता है बेटा, विच डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स प्रेजेंट, जो किस पे डिपेंड करता है, विच डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स प्रेजेंट। ओके, तो जो रेट है, रेट हमारी क्या है, माइनस dN/dt is directly proportional to n, number of radioactive isotopes present at that time, minus dN/dt, decrease in number of radioactive isotope with the time is equal to k into n। यहाँ पे ये बेटा k क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, k is representing decay और disintegration constant। k क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, decay और disintegration constant।
क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डीके और डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। ओके बेटा, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं, जैसे हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या लिया था, K इज इक्वल टू 2.303 बाय टी लॉगरिथम ऑफ A नोट बाय A। तो रेडियो एक्टिव डीके में क्या हो जाएगा बेटा, N नोट बाय N। N नोट क्या है, इनिशियल रेडियो एक्टिव एलिमेंट, और N क्या है, आफ्टर टाइम T। उसके बाद टी हाफ हमारा किसके इक्वल है, 0.693 बाय के, क्योंकि रेडियो एक्टिव डीके क्या फॉलो करता है, फर्स्ट ऑर्डर कैनेटिक्स को। क्या फॉलो करता है, फर्स्ट ऑर्डर कैनेटिक्स को। अब इसी में एक नई टर्म और इंट्रोड्यूस करते हैं हम, टाउ। टाउ क्या है, टाउ इज द एवरेज लाइफ। टाउ इज व्हाट, टाउ इज द एवरेज लाइफ। अब ये एवरेज लाइफ क्या होती है बेटा, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेट कांस्टेंट के। जो ये डीके कांस्टेंट या डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट है, इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो टाउ किसके इक्वल आ गया बेटा, के का इनवर्स। के का इनवर्स है तो क्या हो गया, देखिए जो टाउ है हमारा क्या है, के का इनवर्स। ओके, तो टी हाफ इज इक्वल टू, यहाँ से के की वैल्यू निकलवाइए पहले। के की वैल्यू कितनी है अपनी, के की वैल्यू है 0.693 बाय टी हाफ, 0.693 बाय टी हाफ। क्यों, टी हाफ किसके इक्वल है, 0.693 बाय के। तो के किसके इक्वल आ गया, 0.693 बाय टी हाफ। अब टाउ निकालना बेटा, इनवर्स ऑफ के है, तो टी हाफ हमारा क्या हो गया, ऊपर हो गया, और साथ में ये क्या है, 1 बाय डिवाइड किसके साथ करना है, 0.693 के। तो यहाँ से आपकी टाउ की वैल्यू आ जाएगी बेटा, टाउ कितना, 1 बाय 0.693 क्या होता है, 1.44, और इनटू मल्टीप्लाई क्या है, टी हाफ। तो कई बार एवरेज लाइफ और हाफ लाइफ पीरियड में क्या आ जाता है बेटा, रिलेशन। फिर बताती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ। किसी भी एलिमेंट में जो रेट ऑफ डीके है वो किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स पे। ओके, तो रेट disintegration of radioactive isotope that is depending upon number of radioactive isotopes। डायरेक्टली साइन को हटाया बेटा, इज इक्वल टू एंड के साथ। के क्या है, डीके और डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। के क्या है, डीके और डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। उसके बाद बेटा हमने के की वैल्यू निकाली। के किसके इक्वल होता है, 2.303 बाय टी लॉगरिथम ऑफ एन नोट बाय एन। फर्स्ट ऑर्डर में क्या था, ए नोट बाय ए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन नोट बाय एन, क्योंकि डिकम्पोजिशन या रेडियो एक्टिव डीके क्या फॉलो करता है, आल्सो सूडो फर्स्ट ऑर्डर कैनेटिक्स। अब हाफ लाइफ पीरियड हमने वहाँ निकाला था बेटा कितना, 0.693 बाय के, तो यहाँ से के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.693 बाय टी हाफ। अब जो एवरेज लाइफ है वो इस के का क्या है, इनवर्स, तो हमने इसका इनवर्स कर दिया, टी हाफ ऊपर हो गया और 0.693 क्या हो गया, नीचे। तो यहाँ से एवरेज लाइफ की वैल्यू निकाल देंगे बेटा। एवरेज लाइफ हमारी कितनी आ गई, 1.44 इंटू टी हाफ। तो इस तरह हम किसी भी रेडियो एक्टिव आइसोटोप की क्या निकाल सकते हैं, एवरेज लाइफ। किसी भी रेडियो एक्टिव आइसोटोप की क्या निकाल सकते हैं, एवरेज लाइफ। ओके, उसके बाद बेटा हमारे कुछ टॉपिक्स कट चुके हैं, कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स रहते हैं। 2 डेफिनेशंस डिस्कस करेंगे हम। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा पोटेंशियल एनर्जी बैरियर्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पोटेंशियल एनर्जी बैरियर्स। पोटेंशियल एनर्जी बैरियर्स में 2 एनर्जीज डिस्कस करेंगे बेटा। फर्स्ट वन इज थ्रेशोल्ड एनर्जी, फर्स्ट वन इज थ्रेशोल्ड एनर्जी, एंड सेकंड वन इज एक्टिवेशन एनर्जी। सेकंड वन इज एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी के लिए हम सिंबल क्या यूज करते हैं बेटा, ई ए। एक्टिवेशन एनर्जी के लिए हम सिंबल ए इज एक्टिवेशन, ई इज द एनर्जी। तो देखिए बेटा थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है, जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को चाहिए
so that they can undergo effective collision and finally converted into the product. मतलब एक बच्चा है wants to purchase a patty that is costing ₹15. ओके, तो 15 रुपये तो मिनिमम है उसको कोई भी काम पैटीज खरीदने के लिए। तो 15 रुपये एक पैटीज खरीदने के लिए क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी, वो मिनिमम एनर्जी जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास होनी चाहिए ताकि वो इफेक्टिव कोलिजन करके फाइनली किस में कन्वर्ट हो, उसके प्रोडक्ट में। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है बेटा, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास है 15 की बजाय 10 रुपये, तो वो 5 रुपये क्या करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा मांगेंगे ताकि वो फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाए, प्रोडक्ट में। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी which the reactant molecules must possess to have effective collisions, so that they can be converted into products, so that they can be converted into products। तो जो मिनिमम एनर्जी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को चाहिए ताकि वो इफेक्टिव कोलिजन ज़्यादा से ज़्यादा टकरा सके और ज़्यादा से ज़्यादा टकराने के बाद किस में कन्वर्ट हो सके बेटा, प्रोडक्ट में, तो वो क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी। उसके बाद देखिए बेटा एक्टिवेशन एनर्जी क्या है। एक्टिवेशन एनर्जी जो एक्स्ट्रा एनर्जी हम रिएक्टेंट को दे रहे हैं ताकि उसकी एनर्जी किसके इक्वल हो जाए, थ्रेशोल्ड एनर्जी के। द मिनिमम एक्स्ट्रा एनर्जी which must be given to reactants, so that their energy becomes equal to threshold energy, ताकि उनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के क्या हो जाए, इक्वल। ओके, तो उस एक्स्ट्रा एनर्जी को हम क्या कहते हैं बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी। अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन के, अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन के, अगर हम पोटेंशियल एनर्जी और प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन का ग्राफ प्लॉट करते हैं बेटा, तो देखिए आर को ऊपर ले लीजिए, प्रोडक्ट को थोड़ा सा नीचे ले आइए। दिस इज रिएक्टेंट, दिस इज प्रोडक्ट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जो गैप की एनर्जी है दैट इज द डेल्टा एच, और ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को चाहिए ताकि वो किस में कन्वर्ट हो, उसके प्रोडक्ट में, तो वो क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। यहाँ पे बेटा रिएक्टेंट की ज़्यादा, प्रोडक्ट की कम। डेल्टा एच कैसे निकालते हैं, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो एनर्जी क्या है, नेगेटिव आ गई। डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव किसके अंदर होती है, नेगेटिव होती है इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव किस केस में होती है, इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। उसके बाद करते हैं बेटा सेम वही पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन का ही, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन का ही। अब की बार बेटा रिएक्टेंट को नीचे ले आइए, प्रोडक्ट को थोड़ा सा ऊपर। ओके,
तो जो गैप होगा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी में, दिस इज रिएक्टेंट, दिस इज प्रोडक्ट, वो क्या है डेल्टा एच, प्रोडक्ट की ज्यादा है रिएक्टेंट की कम, तो डेल्टा एच क्या हो गई पॉजिटिव। जो एक्स्ट्रा एनर्जी है दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी, और डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव किसके अंदर होती है बेटा, डेल्टा एच इज पॉजिटिव इन केस ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शंस। वैल्यू ऑफ डेल्टा एच पॉजिटिव किसके केस में होती है, इन केस ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो पोटेंशियल एनर्जी बैरियर तक करेंगे बेटा आज। तो थ्रेशोल्ड जो मिनिमम जो 15 रुपए रिएक्टेंट को चाहिए ताकि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सके, तो जो मिनिमम एक एनर्जी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को चाहिए सो दैट दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड। और एक्टिवेशन क्या है, जो एक्स्ट्रा चाहिए 10 रुपए हैं चाहिए 15, तो 5 का गैप क्या है एक्टिवेशन। तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को चाहिए सो दैट दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, उसको हम क्या कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो आज के टॉपिक में बेटा हम इतना ही डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।